बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक धार में मचे घमासान की करेंगे। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मुस्लिम संगठन राज्य में बकरीद पर कुर्बानी पर अड़े हैं, लेकिन बंगाल के हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु के वध की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला को मंदिर घोषित आपको जानकारी दे दें कि हिंदू मंदिर घोषित करने के खिलाफ मुस्लिम समुदाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। भोजशाला में 721 साल बाद आज पहली बार जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, तो बंगाल में सड़क पर नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है और इसे आज सख्ती से लागू भी किया जा रहा है। तो बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। बंगाल में सीएम शुवेंदु भी योगी मॉडल पर काम कर रहे हैं। बंगाल में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद से कोलकाता के राजा बाजार और पार्क सर्कस जैसे इलाकों में भारी तनाव की स्थिति देखी गई। सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोके जाने के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन और पथराव के बाद प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज जुमे की नमाज है, ऐसे में कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि आम लोगों की असुविधा और ट्रैफिक ब्लॉक होने को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओंकार सरकार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, ये फैसला सरकार ने ले तो लिया, हमने देखा था कि इस पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। आज जब जुमे की नमाज है तो क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पिछले शुक्रवार इसी जगह पे, यानी कि हम लोग इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं ये है राजा बाजार इलाका, और इसी राजा बाजार इलाके में पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन कहा सुनी हुई और उसके साथ साथ पुलिस के साथ बहस भी छिड़ गया। तो उसके बाद जैसे कि आज कोलकाता पुलिस और इसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स की तरफ से काफी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर राजा बाजार इलाके में यहाँ पर वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का मौजूदगी यहाँ पर नजर में आ रहा है ताकि कोई भी अशांति ना फैले, क्योंकि ये जो रास्ता है जिस रास्ते से सीधा सियालदा बाटा की तरफ जाया जाता है, इस रास्ते को रोककर काफी समय से यहाँ पर नमाज अदा किया जाता था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी हालत में ट्रैफिक रुकना नहीं चाहिए, आम लोगों का कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर पुलिस फोर्स की बड़ी तैनाती यहाँ पर नजर में आ रहा है। सेंट्रल फोर्स यहाँ पर जैसे कि मौजूद है। इसके अलावा कोलकाता पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे कि यहाँ पर जो लाइट व्हीकल है वो व्हीकल भी यहाँ पर लाया गया है ताकि कोई भी अशांति फैले तो तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके लिए रैफ भी मौजूद रखा गया है ताकि कोई भी अशांति ना फैले। तो एक के बाद एक यहाँ पर भारी पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दिन इसी जगह पे पुलिस के साथ कहा सुनी हुई, उसके बाद बहस छिड़ गया। तो वो कोई ऐसा कुछ समय ना आए, ऐसा कोई स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए पहले से ही प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तैयारी भी नजर आ रही है, सरकार का फैसला भी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में मुस्लिम पक्ष का रुख क्या है सरकार के इस फैसले को लेकर, इस बारे में बताइए। देखिए, यहाँ पर राजा बाजार इलाके में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो नमाज अदा करने आते हैं हर शुक्रवार को, उनका जो कहना है कि ये नमाज उनका अंदर में ही, यानी कि मस्जिद के अंदर में ही अदा किया जाता है। हालांकि लोग ज्यादा हो जाने की वजह से कभी कभार बाहर में भी आना पड़ता है। तो सरकार का जो नियम है उस नियम का वो उल्लंघन नहीं करेंगे और सड़कों को जाम करके नमाज अदा जो किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जो मुसलमान संगठन है उसके तरफ से कहा जा रहा है। तो आज ये देखने वाली बात है कि अगर सड़कों के ऊपर नमाज ये अदा किया जाता है या नहीं। ये तो हुआ राजा बाजार का विजुअल्स। इसके अलावा तमाम कोलकाता के जो इलाके हैं मुस्लिम बाहुल, यानी कि पार्क सर्कल जैसे इलाका, मुस्लिम समाज अगर सरकार के इस फैसले को समझ रहा है तो फिर विरोधाभास की कोई तस्वीर ओंकार देखने को नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि अगर ऐसा कुछ होगा तो इसके लिए बंगाल पुलिस तैयार है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल में केवल जुमे की नमाज पर ही नहीं बल्कि बकरीद की कुर्बानी पर भी घमासान मचा हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर बकरीद के मौके पर जानवरों के बैन पर वध पर
बैन को सही माना है। शुवेंदु सरकार ये ऑर्डर जारी कर चुकी है। इस पर हुमायूं कबीर ने कहा कि शुवेंदु आग से खेलना बंद करें। अब बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने करारा पलटवार किया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर हुमायूं कबीर को बंगाल में रहना है तो उन्हें बंगाल के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य में या किसी इस्लामिक देश में चले जाए। I mean, Kurbani can go on, but if it is above the age of 14 years for a cow or for that family, the certificate has to be given. Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state where you are allowed. Or that, if that is also not allowed, you can go out of the country. There are other 55, 56 Islamic nations, where you can go. But if you have to stay in Bharat, you have to behave like a Bharatiya, and you have to follow the rules and regulations of the Constitution and Bharatiya Nyaya Sangh. दरअसल बंगाल सरकार के फैसले के बाद हुमायूं कबीर जिद पर अड़ गए थे। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इसे साफ कर दिया है कि सरकार का फैसला ठीक है और इसी पर अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार किया था। अग्निमित्रा पॉल हुमायूं कबीर की गाय की कुर्बानी वाले बयान से खफा हैं। गाय की कुर्बानी पर बैन लगाने पर हुमायूं कबीर ने शुवेंदु को चैलेंज करते हुए कहा कि आग से खेलना बंद कर दें। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज़्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा क्यों खा रहा है? इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। तो यहाँ क्यों ऐसा बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में नई नवेली सरकार के कई फैसले हैं जिन पर निगाहें टिकी हुई हैं विपक्षी दलों की। ऐसा ही एक और फैसला है घोटालेबाजों और सिंडिकेट चलाने वालों पर ताबड़तोड़ एक्शन का। ईडी भी लगातार एक्शन ले रही है। ईडी ने एक्सटॉर्शन रैकेट की जांच में बड़ा एक्शन लेते हुए कोलकाता से लेकर मुर्शिदाबाद तक 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने सुबह एक साथ छापेमारी का बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ये पूरी कार्रवाई सोना पप्पू गैंग के लैंड फ्रॉड केस से जुड़ी हुई है। कोलकाता में जहां 3 जगह पर छापेमारी हुई, तो वहीं मुर्शिदाबाद में ईडी ने पूर्व डीसीपी शांतनु सिंह बिस्वास के घर छापेमारी के लिए पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी सोना पप्पू से पूछताछ में पैसों के लेन देन से जुड़े कई बड़े और अहम सुराग हाथ लगे थे। इसी जानकारी के आधार पर जांच एजेंसी आज सुबह से अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी के अधिकारी मुर्शिदाबाद के कांदी इलाके में कोलकाता पुलिस के गिरफ्तार अधिकारी शांतनु सिंह बिश्वास के आवास पर पहुंचे तो उनके घर पर ताला लगा हुआ था। अधिकारी घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे और पूरे घर की तलाशी ली। शांतनु सिन्हा बिस्वास को इसी मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ सोना पप्पू, विश्वजीत पोद्दार के साथ पैसा लेन देन और जमीन घोटाले का आरोप है। सूत्रों का कहना है कि हाल ही में करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत से पूर्व डीसीपी ने अपने घर का रेनोवेशन करवाया था। ईडी ने कोलकाता में बिजनेसमैन अतुल कटारिया के घर छापेमारी की, वहीं रॉय स्ट्रीट में होटल में छापेमारी की है। कस्बा इलाके में सब इंस्पेक्टर के घर ईडी की रेड जारी है। ये सभी सोना पप्पू गैंग से जुड़े हुए हैं। टीएमसी सरकार के दौरान जमीन कब्जाने, रंगदारी जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी है गैंगस्टर विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू। फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला आज पूरी तरह बदली सी नजर आ रही है। कई सदियों बाद जुमे के दिन भोजशाला में पूजा हो रही है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने वाग्देवी मंदिर में सुबह की आरती की, फिर दोपहर 1 बजे आरती की तैयारी की जा रही है।
वहीं 721 साल बाद ये पहला मौका है जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था और कहा था कि मुसलमानों को यहां नमाज का अधिकार नहीं है। इस फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां हिंदुओं को निर्बाध रूप से पूजा करने का अधिकार भी मिल गया है। रोज वाग्देवी की पूजा और आरती हो रही है। आज अखंड पूजा और महाआरती का ऐलान किया गया है। इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। धार में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। धार के डीएम और एसपी के नेतृत्व में कल फ्लैग मार्च हुआ था। भोजशाला के आसपास 9 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। करीब 2200 जवानों को तैनात किया गया है तो आसमान में ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया था। इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो आज जुमे की नमाज के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं प्रशासन ने कोई गड़बड़ी करने पर सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दे दी है। भोजशाला के अंदर भारी सुरक्षा है। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान भोजशाला के बाहर नहीं अंदर भी मौजूद हैं। अंदर हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। साथ ही डॉग स्क्वाड से भी भोजशाला के अंदर चेकिंग की जा रही है। मामला संवेदनशील है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला परिसर दरअसल सरस्वती मंदिर है। ये पहला शुक्रवार है जिसमें आप पूजा होते देख रहे हैं। यही वजह है कि इस बार सघन चेकिंग अभियान यहाँ चल रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी गलत वस्तुएं अंदर नहीं आ रही है। इसको लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस तरीके से जो डॉग स्क्वाड है एक एक चीज जो भोजशाला परिसर के अंदर है उसे चेक कर रहे हैं। हर आने जाने वालों की चेकिंग निरंतर चल रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी संदिग्ध सामान बिना जानकारी के बिना अनुमति के अंदर तो नहीं आया। लगातार इस तरीके से चेकिंग चल रही है और ये जो मौका है ये पहली बार इस तरीके से दिखाई दे रहा है वसंत पंचमी के बाद, जब इस तरीके के हालात है कि पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। हर तरफ अगर आप धार में देखेंगे तो पुलिस दिखाई दे रही है और यहाँ जो तस्वीरें हैं सघन चेकिंग की दिखाई दे रही है। भोजशाला परिसर है, ये भोजशाला के अंदर का दृश्य है, गर्भगृह है जहाँ पर अनुमति सरस्वती मंदिर इसे माना गया। और यहाँ अब आप देखें तो जो आरती है ये अखंड आरती जो है ये शुरू हो गई है। 9 बजे की आरती है और अब तक इस आरती को मंगलवार को अनुमति मिला करती थी। तो 9 बजे सूर्योदय से सूर्यास्त तक होती थी। सुबह 9 बजे आरती होती थी, उसके बाद शाम को संध्या आरती। लेकिन ये पहली बार है जब जुमे के दिन या शुक्रवार के दिन भी यहाँ इस तरीके की आरती आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है। तो ये बड़ा मौका है। लंबी लड़ाई के बाद भोजशाला पर पूरी तरीके से अधिकार हिंदू पक्ष का है और आज पहला ऐसा जुमे का दिन है या आज शुक्रवार का दिन है जब मुस्लिम पक्ष यहाँ नमाज अता नहीं कर रहा है। जाहिर बात है खुशी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। अनुराग, तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा कि आज का दिन कितना बड़ा है और इस बड़े दिन के मौके पर कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए भी क्या इंतजाम किए गए? सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं। उत्साह सकल हिंदू समाज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुबह 6 बजे से ये जो दृश्य है लगातार इस तरीके से जो भीड़ है यहाँ पर माँ वाग्देवी की जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी पूजा करने लगातार आ रही है। साथ में ये जो अखंड ज्योति 15 मई के आदेश के बाद जो जलना चालू हुई है मैहर से आई वो उसे देखने के लिए सकल हिंदू समाज लगातार सुबह से इसी देख सकते भारी तादाद में जो है वो यहाँ पर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कठिन इसलिए रखी गई थी क्योंकि हर शुक्रवार को एएसआई के 2003 के आदेश के चलते नमाज होती थी, लेकिन 16 मई के एएसआई के आदेश के बाद अब यहाँ पर ये सरस्वती मंदिर है। यही वजह है कि पहला शुक्रवार ये पड़ा है जब यहाँ पर पूजा हो रही है। इसी के चलते चारों तरफ आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिखेगी जो अमूमन सिर्फ मंगल पर दिखाई देती थी। और हम पूछ भी लेते हैं इस शुक्रवार को क्या अलग है। आप कहाँ से आए हैं?
जय श्री कृष्णा। मैं उधार से सोनू दीदी। ये जो आज देखो महाआरती के दिन नहीं, जो शुक्रवार के दिन थे, इस कारण हम बहुत खुश है। और जो धार के अंदर जो ये भोजशाला जो हमारी तरफ आए, जो हमारा मतलब सनातन धर्म की तरफ, हम इतना खुश है और इतना खुशियाँ के कारण बन रहे धार के अंदर। इस खुशी का कारण क्या बताओ आप लोगों को। और जो धार के जनता है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस भोजशाला के अंदर पधारे और भोजशाला के अपना जो भी है ये सब कुछ करे, सब अपना बहुत खुश है। सभी को जय श्री कृष्ण। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ? या देवी सर्वभूतेषु माँ विद्यारूपेणम संस्थिताम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हमारी भोजशाला आज बड़े हर्ष का विषय है कि इतने 721 वर्षों के संकल्प के बाद आज शुक्रवार का ऐसा दिन आया है जहाँ हिंदू समाज बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर माँ वाग्देवी की पूजा कर रहा है। भोजशाला की मुक्ति के बाद अब हमारा अगला मकसद ये है कि हमारी माँ का मुक्ति होने के बाद ये जो यहाँ पर ये जो हमारे हिंदू मंदिर का प्रतीक नहीं होता है, ये आक्रांताओं ने, जब ये आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने यहाँ पर इसको अपने अधीन करने के लिए इन्होंने तोड़कर मंदिर के प्रॉपर्टी को यहाँ पर डैमेज करने के लिए कुछ चीज़ें बना दी। इसको हम एसआई ने, हिंदू फॉर जस्टिस के द्वारा एसआई से मांग की गई है कि जो मंदिर प्रीमाइसेस में जो मंदिर की चीज़ें हैं सिर्फ उसी को रखा जाए, बाकी जो अन्य चीज़ें जो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है उसको जल्द से जल्द हटाया जाए। आप ये देखेंगे, ये हमारे पीछे ये एक मौलवी के बैठने का स्थान जैसा मुस्लिम समाज बताता है, जो कि बनाया गया भी हमारे मंदिर के अवशेषों से ही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पाली भाषा में यहाँ पर ये इसके पत्थर से लिखा हुआ है, पाली भाषा में लिखे हुए संस्कृत के श्लोक है जो राजा भोज की गुणगान करते हैं, उसी को तोड़कर यहाँ पर बनाया गया था। तो नाराजगी साफ तौर पर अभी भी सकल हिंदू समाज की साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि अभी भी इस, लेकिन नाराजगी के साथ खुशी भी है। और खुशी इस बात की है कि इतने संघर्षों के बाद कम से कम वो मौका तो आया जब पूरी तरीके से धार के इस भोजशाला पर हिंदू समुदाय जो है वो पूजा कर सकते हैं, निर्बाध रूप से पूजा कर सकते हैं। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। अब बात लखनऊ के मलिहाबाद की, जहां मस्जिद कब्रिस्तान पर घमासान शुरू हो गया है। पासी समाज ने यहां कब्रिस्तान की जमीन पर अपना दावा किया है। जुमे से पहले मलिहाबाद में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पासी समाज ने महाराजा कंस के किले का दावा किया है। तो जुमे से पहले मलिहाबाद में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि यहां पर कब्रिस्तान को लेकर ये घमासान छिड़ गया है। मस्जिद और कब्रिस्तान पर घमासान छिड़ गया है। पासी समाज ने इसे महाराजा कंस के किले का दावा किया है। रुचि मेरी सहयोगी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, पहले डिटेल में बताइए, विवाद किस बात को लेकर है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है? ये पूरा इलाका कसमंडा का इलाका है और यहाँ पर पीछे हमारे यहाँ पे एक मस्जिद है और कब्रिस्तान है। दरअसल यहाँ की जो विधायक हैं जया देवी, उन्होंने यहाँ पर एक गेट बनाया बाहर सड़क की तरफ, जिसमें लिखा गया कि कंसा पासी द्वार। उसके बाद जो मुस्लिम समाज था यहाँ पे इसके बाहर उन्होंने गेट लगाने की यहाँ कोशिश की, जिसको लेकर जो पासी समाज था वो नाराज हो गया। उनका ये कहना है कि कंसा पासी राजा हुआ करते थे इस इलाके में करीब 11वीं शताब्दी में और बहुत बहादुर राजा थे। जब सलार मसूद गाजी दिल्ली से अवध की तरफ चला था तो उसका मुकाबला हुआ था कंसा पासी से। जो 21 पासी राजा सलार मसूद गाजी से लड़े थे उनमें से एक कंसा पासी भी थे। तो पहली लड़ाई में तो सलार मसूद को हरा दिया था कंसा पासी में, लेकिन दूसरी लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। और इस जगह पे जहां हम खड़े हैं वहां पासी समाज का ये दावा है कि ये किला था। कुछ पुरानी यहाँ पे जो लखौरी ईंटें हुआ करती थी पहले, उसकी कुछ दीवारें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं। और ये जो पीछे हमारी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर कुछ मज़ारें बनी हैं और अंदर कुछ ऐसे निशान हैं जिसको हिंदू लोग कह रहे हैं कि जैसे देखिए फूल बना हुआ है ये, कि ये हिंदू आकृति हो सकती है। अंदर भी कुछ ऐसे निशान हैं जिसको हिंदुओं का दावा है कि ये उनका इलाका है। अंदर आपको अगर हम दिखा पाए यहाँ पे, तो यहाँ मज़ार है और ये जो दीवारें हैं इसमें जो नक्काशी है, जो कलाकृतियाँ बनी हैं, वो हिंदू समाज का, पासी समाज का दावा है कि अगर ये मुस्लिम समाज की होगी तो इस तरह की कलाकृतियाँ इसमें नहीं बनी होंगी। अब एक सूरज पासी नाम के नेता हैं पासी समाज के, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिख दी है। उनका ये कहना है कि गजेटियर में भी इसका जिक्र है कि ये इलाका कंसा पासी का था, वो यहाँ के राजा थे और इस पूरे इलाके में उनका किला हुआ करता था। तो अब आज क्योंकि फ्राइडे है, यहाँ जो बगल में मस्जिद भी है
उसमें कुछ लोग यहाँ पे आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो आज अब क्योंकि विवाद हो गया है, इसलिए जगह जगह यहाँ पुलिस भी बैठा दी गई है। सड़क पर भी पुलिस है कि लोग यहाँ नमाज पढ़ने आए। पुलिस का ये कहना है कि हम नमाज पढ़ने देंगे, लेकिन कानून व्यवस्था कोई खराब नहीं कर सकता। तो ये पूरा विवाद है कंसा पासी को लेकर। पासी समाज अपना दावा कर रहा है, जबकि मुस्लिम समाज का ये कहना है कि ये जगह हमारी है। बिल्कुल, अब ये विवाद कितना बड़ा होगा, कितने आगे तक जाएगा, कोर्ट तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बांद्रा ईस्ट में जहां चारों ओर पहले अवैध कब्जा था, अब सिर्फ वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का आज चौथा दिन है। पिछले 3 दिनों में यहाँ पर अलग अलग घटनाक्रम हुए और खास तौर पर जिस दिन ये तोड़क कार्रवाई शुरू हुई उसके दूसरे दिन जिस तरीके का माहौल मुंबई के बांद्रा इलाके में रहा, उसकी वजह से पुलिस की एक बड़ी फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो जिस तरीके से लोगों ने पत्थरबाजी की, इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला किया, कई ऐसे विजुअल सामने आए जिसमें पेवर ब्लॉक उठाकर पुलिस के ऊपर हमला करते हुए शख्स जो है वो नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि ये तोड़क कार्रवाई ठीक तरीके से पूरी हो जाए। खास तौर पर पुलिस और रेलवे पुलिस और जो भी प्रशासन है जो इस अतिक्रमण हटाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर 1.93 एकर्स में फैला हुआ ये जो पूरा लैंड है उसे खाली कराया जाए। आप अगर देखें तो यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो डे 1 पे उन्हें हटाया गया, उसके बाद दूसरे दिन वो आकर यहाँ पर बस गए, उसके बाद तीसरे दिन भी जब पुलिस ने यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की तो पुलिस और प्रशासन के ऊपर भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप समझिए कि यहाँ पर लोग रह रहकर अंदर घुस जा रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर 100 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हटाया नहीं जाएगा क्योंकि स्थायी रूप से उन्हें मान्यता मिल गई है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है। 2017 से लेकर 2026 तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान रेलवे ने कई बार ये कोशिश की कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, तोड़ा जाए, लेकिन बार बार जब भी यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए कोई भी जो सरकारी मशीनरी है वो पहुँचती थी, ऐसी सिचुएशन में यहाँ के लोग जो जैसा कि दूसरे दिन आपने देखा कि आक्रामक हो जाते थे। उस वक्त मामला कोर्ट में भी था और कई दिनों तक कोर्ट में लंबित रहा। लगभग 9 साल से ज़्यादा का समय लग गया रेलवे को इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति प्राप्त करने में। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट से जब ये अनुमति मिल गई कि अब इस स्ट्रक्चर को आखिरकार हटाना है, क्योंकि डेवलपमेंट के बीच में ये बहुत बड़ा रोड़ा था। ये पूरा का पूरा इनलीगल स्ट्रक्चर लगभग 600 करोड़ की ये ज़मीन मानी जाती है। बांद्रा ईस्ट का एक ऐसा इलाका है, अगर आप देखें तो यहाँ की लैंड की कीमत, लैंड पार्सल की कीमत करोड़ों में है और यहाँ पर बांद्रा स्टेशन का डेवलपमेंट भी होना है। रेलवे को भी अपनी जो डेवलपमेंट प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाना है, इसलिए इस लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और यही कारण है कि इस डिमोलिशन प्रक्रिया को अब आखिरी चरण में ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान में रियल धुरंधर आ गया है। धुरंधर फिल्म के नाम पर ही पाकिस्तानी तिलमिलाए जा रहे थे, लेकिन असली धुरंधर आए तो पाकिस्तान के पालतू आतंकियों का खून ही जम गया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आज धुरंधर का नेक्स्ट पार्ट दिख गया। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी बीच सड़क पर ठीक वैसे ही अंदाज में मारा गया जैसा आपने पर्दे पर देखा था। हाफिज मसूद दाऊद पहले ही छिपे बैठे हैं, अब इस दहशत में है कि अगली धाए बंकरों के अंदर ही ना हो जाए। ये रिपोर्ट देखिए। अज्ञात गनमैन फिर लौट आया। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद 21 मई दोपहर करीब 12 बजे का वक्त। लंबी दाढ़ी और आंखों पर ऐनक वाला एक शख्स इस टोयोटा गाड़ी से गुजर रहा था। नंबर देखिए AJK F812। एक स्कूल के सामने यह गाड़ी थोड़ी धीमी हुई और फिर अचानक पीछे से आ रहे 2 अनजान लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल इस गाड़ी के नजदीक लगाई और इस शख्स पर तड़ातड़ गोलियां बरसा दी। अनजान हमलावरों का शिकार गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सेकंडों में सड़क पर गिरकर ढेर हो गया। मरने वाले का नाम था आतंकी कमांडर हमजा बुरहान और मारने वाले अज्ञात हमलावर
पीओके के लोकल मीडिया ने भी खबर पर मोहर लगा दी है। पीओके मीडिया रिपोर्ट में अनजान गनमैन का शिकार बने हमजा बुरहान को स्कूल प्रिंसिपल बताया गया है। उसे मारा भी गया उसी के स्कूल के सामने। एक पुरानी तस्वीर में हमजा बुरहान स्कूल के एक प्रोग्राम में खड़ा दिखाई दे रहा है और पीछे स्कूल का बैनर भी साफ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी पीओके में स्कूल प्रिंसिपल कैसे बन गया? दरअसल आईएसआई की यह पुरानी पॉलिसी रही है कि भारत में हमला करने वाले आतंकवादियों को वहां हीरो बनाकर रखा जाता है। इन आतंकियों को पाकिस्तान या पीओके में अच्छी नौकरियां दी जाती हैं या अच्छे दुकान धंधों में सेट कर दिया जाता है। आईएसआई की इसी पॉलिसी के तहत भारत के लिए मोस्ट वांटेड आतंकवादी हमजा बुरहान पीओके में स्कूल प्रिंसिपल का नकाब ओढ़कर बैठा था, लेकिन धुरंधरों ने हमजा को ढूंढ ही लिया। अर्जुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर, तीन नामों वाला ये शख्स आतंकी संगठन अल बदर का कमांडर था। भारत सरकार के दस्तावेजों में उसके सारे नाम और पहचान दर्ज हैं। अप्रैल 2022 में उसे आतंकवाद निरोधी कानून के तहत रजिस्टर किया गया था और आखिरकार 4 साल बाद अज्ञात हमलावरों ने पीओके में घुसकर ही उसका हिसाब किताब क्लोज कर दिया। ये भी दिलचस्प है कि धुरंधरों ने इस बार जिसको ठिकाने लगाया उसका खुद का नाम हमजा था। ये जो टेरर आउटफिट्स हैं या जो ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जरूर एक खलबली है, उनके अंदर जरूर एक परेशानी और प्रॉब्लम चल रही होगी कि आखिर ये क्या हो रहा है। और पिछले कई साल से तकरीबन 3-4 साल से उनके लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। अक्सर को भारत की तरफ से किसी न किसी अटैक का, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे उड़ी, चाहे और दूसरे अटैक्स जो भारत में हुए हैं, उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है। लेकिन इन ग्रुप्स के लोग ना तो इस बात को मानते हैं और ना ही गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की बात की जाती है। हमजा बुरहान पुलवामा का रहने वाला था और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। हालांकि इसके ढेर होने की खबर आने के बाद कई लोगों ने यह समझ लिया कि पुलवामा में 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए बड़े हमले में इसका हाथ था। हालांकि सरकारी दस्तावेज में इसकी आतंकी गतिविधियों का असल ब्यौरा दिया हुआ है। 2020 में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था। हमजा बुरहान इसी हमले का मास्टरमाइंड था। हमजा बुरहान करीब 7 साल पहले पाकिस्तान गया था और वहां जाकर आतंकी संगठन अल बदर में शामिल हो गया। इसके बाद पाकिस्तान में बैठकर ही कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और हथियारों की सप्लाई का नेटवर्क चलाने लगा। हमजा बुरहान के ढेर होने की खबर आने के बाद से पाकिस्तान और पीओके में अज्ञात गनमैन के नाम पर फिर से सनसनी मच गई है, क्योंकि काफी वक्त से अननोन गनमैन की बंदूक करीब करीब शांत थी। एक डर और खौफ है इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इनके लोगों में। तो लाजमी सी बात है कि डर और खौफ इस तरह तो कोई ओपनली नहीं बताता कि नहीं जी वो बहुत डर रहे हैं या डर और खौफ में है, क्योंकि ये कुछ स्कैटर्ड है। ये लोग कोई एक जगह पर रहने वाले तो होते नहीं हैं, मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ तो उससे पाकिस्तान को ये एक बेनिफिट जा रहा होता है कि इस तरह का बंदा जब मारा गया तो बात ही ख़त्म हो गई। पीओके में भारत के दुश्मनों को पहले भी कई बार निशाना बनाया जा चुका है। कुछ मामलों में तो सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें अज्ञात हमलावर कार में बैठे आतंकियों को सड़क पर गोली मारकर फरार होते हुए दिखाई भी दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान की पुलिस और खुफिया एजेंसियां भारत के नाम पर रोना रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाई। ना तो कोई सबूत दे पाई, ना इन अज्ञात हमलावरों को पकड़ पाई। ये नाम था अबू कताल का। अबू कताल हाफिज सईद का खासम खास था। मार्च 2025 में उसे अज्ञात हमलावरों ने ढेर किया था। अबू कताल पर हमला पीओके से सटे पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में हुआ था। उसे भी सड़क पर गाड़ी रोककर गोलियों से भूना गया था। उस वक्त ये खबरें बहुत तेज थीं कि हमले के वक्त गाड़ी में हाफिज सईद खुद मौजूद था और यह हमला असल में हाफिज सईद पर ही किया गया था, लेकिन हाफिज बच गया और अबू कताल मारा गया। हाफिज सईद पर हमले की खबर को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने पूरी तरह दबा दिया था,
क्योंकि एक तो उससे पाकिस्तान बेनकाब हो जाता कि हाफिज सईद कैद में नहीं बल्कि आजाद घूम रहा है। दूसरी बात ये कि 24 घंटे आईएसआई और फौज की सुरक्षा में रहने वाले हाफिज सईद पर पाकिस्तान में ही घुसकर कोई धुरंधर हमला कर गया, ये खबर पाकिस्तान के लिए नाक कटने वाली हो जाती। पाकिस्तान और पीओके में एक के बाद एक दर्जनों आतंकवादी गोलियों से भूने जा चुके हैं। इसकी शुरुआत 2020 से हुई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ऐसे 20 से ज्यादा आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। खुद पाकिस्तान सरकार भी 2 आतंकियों के उसकी सरजमी पर मारे जाने की बात कबूल चुकी है। लेकिन असल में ऐसे आतंकियों की तादाद 40 से ऊपर है, जो पिछले करीब 6 साल में पाकिस्तान या पीओके में अज्ञात गनमैन के हाथों ढेर कर दिए गए। और इन सब ने कभी न कभी भारत के खिलाफ किसी न किसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। ख्वाजा शाहिद, कैसर फारूक, आमिर हमजा, जहूर मिस्त्री, हंजला अदनान, जैश-ए मोहम्मद से लेकर लश्कर तैयबा, हरकतुल मुजाहिदीन और अल बदर, किसी का भी आतंकी अज्ञात की गोली से बच नहीं पाया। पाकिस्तान ऐसे हर हमले के बाद हिंदुस्तान और रौ चीखता रहा, लेकिन कभी कुछ साबित नहीं कर पाया। हिंदुस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान में मारे गए, उनमें जो सबसे बड़े नाम है वो है जहूर मिस्त्री, जो 2022 में कराची में मारा गया। जहूर मिस्त्री 1999 में इंडियन एयरलाइंस प्लेन के हाईजैकर्स में से एक था। परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में 2023 में मारा गया। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ था। शाहिद लतीफ 2023 में सियालकोट में मौत के घाट उतार दिया गया। ये पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। साजिद मीर 2023 में डेरा गाजी खान में मारा गया। ये 26/11 के मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से एक था। और अबू कताल 2025 में झेलम में मारा गया। ये हाफिज सईद के बेहद खासम खासों में से एक था। ये सारे लोग या तो बंदूक से मारे गए, या इन्हें जहर दिया गया, या फिर किसी और वजह से बेहद संदिग्ध हालात में इनकी मौत हुई। और इन सभी मौतों के लिए पाकिस्तान ने शक की सुइयां भारत की ओर ही घुमाई। यानी अपने टारगेट को लॉक करने का धुरंधरों का पैटर्न ठीक वही रहा जो बाद में फिल्मी पर्दे पर भी फॉलो किया गया और ब्लॉकबस्टर साबित हुआ। ताजा तरीन केस में हमजा बुरहान को भी जिस तरह सड़क पर मारा गया, वो भी धुरंधरों वाला वही 6 साल पुराना पैटर्न है। और ये पैटर्न अब तभी रुकेगा जब हाफिज, मसूद और सलाउद्दीन जैसों का पूरा कुनबा जमींदोज नहीं होता। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जड़ें खोदने का पूरा इंतजाम था, लेकिन अपने परिवारों को मरने के लिए छोड़कर ये आतंकी सरगना पहले ही अपने अड्डों से भाग निकले। लेकिन अज्ञात गनमैन इनके एक एक निशान चुपचाप फॉलो कर रहा है। कनपटी पर खाएं की आवाज कभी भी सुनाई दे सकती है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक डॉक्टर मनोज ने अपने बेटे के लिए एमसर से गैस पेपर खरीदा था। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, एक के बाद एक नया खुलासा हो रहा है। आरसीसी कोचिंग वाले एमसर के नया टोकन वाले सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। कैसे इस सिंडिकेट के एजेंट पेपर खरीद करने वाले आसामियों को फंसाते थे, कैसे पूरा सिंडिकेट काम करता था, कैसे इसमें वसूली की जाती थी, कैसे सिंडिकेट के जरिए एमसर ने 1500 करोड़ का साम्राज्य बना लिया था, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। नीट पेपर का गेस देने के लिए एमसर लेता था ब्लैंक चेक। नीट पेपर मांगने वालों की दस्तावेज रखता था गिरवी। नीट पेपर लेना है तो टोकन मनी देना होगा। री एग्जाम से पहले पेपर लीक का टोकन मनी सिंडिकेट एक्सपोज्ड। नीट के री एग्जाम में 30 दिन बाकी है, यानी 21 जून को यह एग्जाम फिर से होगा। लेकिन उससे पहले आरसीसी कोचिंग वाले मास्टरमाइंड शिवराज मोटेगावकर यानी एमसर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जो आपका दिमाग हिला देगा। लातूर में एमसर ने अपना पूरा सिस्टम फैला रखा था। एमसर किसी संगठित गिरोह की तरह अपने पेपर लीक वाले सिंडिकेट को पेपर से पहले एक्टिवेट करता और ऑपरेट कर रहा था। जांच एजेंसी ने एमसर को लेकर नया खुलासा किया है।
जांच एजेंसी ने अब एमसर के नीट पेपर लीक सिंडिकेट के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया है। लीक पेपर बांटने के लिए एमसर ने टोकन मनी वाला सिस्टम एक्टिवेट कर लिया था। टोकन मनी के तौर पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक लिए जाते थे। पूरे सौदे का 30 से 40% हिस्सा टोकन मनी के तौर पर लिया जाता था। शिवराज मोटेगांवकर अपनी आरसीसी कोचिंग सेंटर में भले ही बच्चों को अच्छा और काबिल डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ाता हो, उनको रट्टा लगवाता हो, लेकिन पेपर से पहले वो बच्चों को लीक पेपर बांटता था। और इसी सिंडिकेट के तार एक एक करके अब जांच एजेंसी के सामने आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले के तार अब बीड के अंबा जोगाई तक पहुंचे हैं। सीबीआई ने यहां से 2 छात्र और एक निजी क्लास की छानबीन कर रही है। दोनों स्टूडेंट्स के मोबाइल और मेमोरी कार्ड जब्त कर लिए गए हैं। सीबीआई को शक है कि इन 2 स्टूडेंट्स ने भी नीट का गेस्ट पेपर खरीदा था और ये दोनों स्टूडेंट्स भी लातूर में ही पढ़ते हैं, जहां शिवराज मोटेगांवकर ने अपना साम्राज्य बना लिया था। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। पुणे से पहली बार किसी पेरेंट को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से 7, राजस्थान से 3 और हरियाणा से 1 गिरफ्तारी हुई है। लातूर में सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग के बालिक शिवराज मोटेगांवकर के बेटे से 10 घंटे की मैराथन पूछताछ की। सवाल जवाब के दायरे में कई संदिग्ध छात्र और पेरेंट्स भी हैं। शिवराज मोटेगांवकर ने 5 से 6 साल में ही लातूर जैसे टियर 3 शहर को भी कोचिंग का हब बना दिया था और अब वो 8 एकड़ की जमीन में नया कॉलेज खोलने वाला था। स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग तैयार कर रहा था। शिवराज मोटेगांवकर ने 100 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य बनाया था, जिसके पीछे टोकन मनी वाला सिंडिकेट ही था, जिसका खुलासा एक पेरेंट से पूछताछ के बाद हुआ। टोकन मनी वाले सिंडिकेट में सबसे पहला काम था शिकार तलाशना। टोकन मनी सिंडिकेट में एमसर के एजेंट्स एक्टिव थे। एजेंट्स कोचिंग के साथ साथ संपर्क में आने वाले स्टूडेंट्स की प्रोफाइलिंग करते। प्रोफाइलिंग में स्टूडेंट्स के परिवार की हैसियत और परचेजिंग पावर देखी जाती। प्रोफाइलिंग के बाद अमीर परिवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता था। शिवराज मोटेगांवकर हमेशा उन परिवारों को टारगेट करता, उनसे संपर्क में रहता जो गेस्ट पेपर या फिर लीक पेपर के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाते, जिसमें फाइनल डील आसान हो जाती। और ये फाइनल डील 28 से 50 लाख रुपए तक की होती थी। एमसर के सिंडिकेट में सबसे पहली प्रायोरिटी वो डॉक्टर्स होते थे जो अपने बच्चों को सेट करने के लिए पेपर खरीद सकते थे। ऐसे ही एक पेरेंट्स डॉक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने डॉक्टर मनोज शिशुरे को गिरफ्तार किया। डॉक्टर मनोज ने अपने बेटे के लिए क्वेश्चन पेपर खरीदा था। बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनोज शिशुरे। शिवराज मोटेगांवकर का एम सिंडिकेट इसके बाद दूसरे स्टेप को एक्टिवेट करता, क्योंकि इस सिंडिकेट की पैठ सिस्टम में इतनी गहरी थी कि वो 100% श्योर होते थे कि वो ओरिजिनल पेपर निकाल लेंगे और जिसने भी पेपर के लिए पैसे दिए हैं उनको ओरिजिनल ही पेपर मिलेगा और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसी गारंटी को सेकंड स्टेप में टोकन सिंडिकेट स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को बेचता था। शिवराज मोटेगांवकर ने पेपर लीक को पूरा बिजनेस बना दिया था। पहले पैसे फिर काम की गारंटी वाली डील होती थी। 5 लाख से 50 लाख तक की डील फाइनल होती। फाइनल डील का एक हिस्सा टोकन मनी के तौर पर लिया जाता। टोकन मनी के बाद बाकी पैसों के लिए ब्लैंक चेक लिए जाते थे। डील के पूरे पैसों के लिए स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी के तौर पर रखे जाते थे। डील ये थी कि आंसर की आने के बाद अगर ये साबित हो जाए कि दिया गया क्वेश्चन पेपर असली पेपर से मेल खाता है, तभी बाकी रकम ली जाएगी। परीक्षा के बाद कई परिजनों ने पैसा देने से इनकार करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि फिजिक्स के कुछ सवाल मेल नहीं खा रहे थे। कुछ ने आधी रकम दी और बाकी रिजल्ट के बाद देने की बात कही। आईबी से इनपुट मिलने के बाद 8 मई की रात राजस्थान एसओजी ने कार्रवाई शुरू की। उस समय भी गिरोह खरीदारों से पैसे वसूलने में जुटा था।
सीकर में पेपर खरीदने वाले एक छात्र से पूछताछ के दौरान ही उसके पास पैसे मांगने के लिए दलाल का फोन आया था। सीबीआई ने पेपर खरीदने वाले छात्रों के यहां छापेमारी की।